रोड बेस के ओनर दिलखुश जी के साथ। रोडवेज एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर ड्राइवर अपना रूट डालते हैं और यात्री अपना गंतव्य। एक आईफोन के लोगों को नहीं पहचानने से आज अपना लोगो बनाने तक का जो सफर है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था? बिहार में टैक्सी इंडस्ट्री बहुत छोटा था। उसका रीजन था प्राइस, टू वे फेयर, क्योंकि जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था तो ही लोग टैक्सी प्रीफर करते थे, बाकी बस ट्रेन से जाना पसंद करते थे। तो एक कहावत है ना, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। वेलकम एवरीवन टू आवर पॉडकास्ट कनेक्टिंग ग्लोबल विजन। आज के हमारे पॉडकास्ट में है एक बहुत ही साधारण से असाधारण इंसान जिन्होंने बहुत शून्य से चालू करके एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हम हैं रोड बेस के ओनर दिलखुश जी के साथ। वेलकम दिलखुश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हम जैसे एंटरप्रेन्योर को ग्लोबल पटल पे लाने का एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किए हैं। लगता है इससे हम लोगों को भी फायदा होगा और लोगों को भी हम लोगों के अनुभव से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जरूर जरूर। और आपकी तो जर्नी अपने आप में इतनी ही प्रेरणादायक है कि जितना लोग सुने और समझे उतना ही कम है। हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि वैसे तो लोग आपके बारे में जानते हैं, पर और भी जो बहुत अलग अलग जगह में रहते हैं इस पॉडकास्ट को देख के आपके बारे में जाने। कि अगर शॉर्ट में कहें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, वो एक पन्ने में सिमटा हुआ नहीं रहता। उसका कई पन्ने कई पन्नों में वो बढ़ते जाता है, फिर एक किताब का रूप लेता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमारा जन्म हुआ है सहरसा जिला के बनगांव में। बनगांव अपने आप में एक अलग लेवल का गांव है। वेल एजुकेटेड गांव है। वहां से कई आईएएस आईपीएस या बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वहां से निकले हैं। बस वही एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। हमारे बाबूजी जो थे वो एक बस ड्राइवर थे, और बस ड्राइवर से पहले वो दादाजी के साथ भैंस चराते थे। तो क्या होता है ना, जब जिम्मेदारी बढ़ती है लोगों के, तो फिर तरह तरह के लोगों के मन में आता है हम ये करें, ऐसे पैसा कमाया जा, मतलब ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा होने लगती है। तो बस बाबूजी भैंस चराते थे तो उस समय बहुत ज्यादा उसमें अर्निंग नहीं था। तो जी। दादाजी के प्रेशर से हमको लगता है 98 या 99 में बाबूजी गए थे और ट्रक पे खलासी बनने के लिए। खलासी से ड्राइवर बने, ड्राइवर से फिर बस चलाना शुरू किए। तो बहुत ही कम अर्निंग होता है एक ड्राइवर का, अभी भी बिहार में अर्निंग बहुत कम है। तो उस समय तो बहुत ज्यादा कम होता होगा, समझ सकते हैं। सही बात तो है। हम लोगों का जो एजुकेशन था वो सरकारी स्कूल में ही हुआ। हमको लगता है कुछ दिन के लिए हम लोग प्राइवेट स्कूल में गए थे, लेकिन बस उसको अफोर्ड नहीं कर पाए पापा। तो फिर हम लोग भी मतलब उतना समझदार थे नहीं जो हाँ। बहुत ज्यादा जिद भी करते जो मुझे यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है। तो मैट्रिक मेरा वहीं से हुआ, बनगांव से ही हुआ। और वो मेरा थर्ड डिवीजन था मैट्रिक का। पता नहीं उसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगता था। एक वो अंदर से मतलब एक बचपना कहे नादानी कहे, क्योंकि रिसोर्स का कमी तो हमेशा रहा ही है। और अपनी भी गलती है जो खुद पढ़ने के लिए उतना ज्यादा इच्छुक नहीं थे या पढ़ाई से भागते थे। हाँ। फिर किसी तरह इंटर हुआ, वो भी सेकेंड डिवीजन से था मेरा। और इंटर के बाद अर्ली एज में मेरा शादी हो गया। तो फिर जो चुनौती पापा को आया वही चुनौती हमको भी आया जो हम भी लाइबिलिटी बढ़ा। तो अब कितना दिन तक आप बेरोजगार रह सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं तो समाज के नज़र में आप सबसे बड़े गुनहगार भी हैं, मतलब आप निकम्मा हैं, ये तो ठप्पा लगना तय ही है। तो उस समय क्या होता है ना, जो जब आपका जो सपना होता है वो आप अमूमन अपने हैसियत की इक्वल ही देखते हैं, उससे बड़ा नहीं देख पाते हैं। मतलब बहुत रेयर इन रेयर लोग होते हैं जो हैसियत से ऊंचा सपना देखते हैं। तो मेरा भी कोई सपना बहुत ऊंचा नहीं था। शादी के बाद माइंड में आया, एक सहरसा में जॉब मेला लगा था, किसी परिचित के थ्रू गए हुए थे वहां पे जॉब मेला में। तो वहां हम एक चपरासी के पद पे एक स्कूल के लिए वो लोग हायरिंग कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए था, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लिए था, बट हमारा जो रिज्यूमे जमा हुआ था वो एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में हुआ था। बस वहाँ जमा किए थे, पटना बुलाया, इंटरव्यू दिए, वो जॉब संजोग से हमें नहीं मिला। कोई कारण रहा होगा बहुत सारा, चाहे वो मेरा गेटअप अच्छा नहीं था या हम कभी बाहर नहीं निकले थे, गांव वाला वो टोन था शब्दों में, या मेरा जो क्वालिफिकेशन था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ भी कमी रहा होगा।
तो बस वो नहीं मिला। हालांकि आप बहुत जगह पढ़े होंगे, जो एक आईफोन का लोगो नहीं पहचानने से मुझे जॉब नहीं लगा। तो मैं एक्चुअली पूछने ही वाली थी वो चीज, हाँ सही बात है, एक्चुअली मैंने। वो लाइन था, तो वो अंतिम में जब सारा चीज हो गया था, नाम पता क्वालिफिकेशन या जो उनको पूछना था, वो पूछ लिया लास्ट में। वहां पे एक इंटरव्यू में एक सर थे, वो अपना आईफोन उठाए और मुझे पूछे, जो क्या आप इस लोगो को देख के बता सकते हैं ये किस कंपनी की है। तो एक्चुअल में सही में हम नहीं जानते थे उस समय, गांव सब में कहाँ से पता रहेगा। आईफोन, हाँ। उस समय सैमसंग नोकिया तो यही सब का नहीं। था क्रेज। तो हम नहीं बता पाए। हम बोले नहीं सर, हम पहली बार देख रहे हैं। तो वही बोले थे ये आईफोन है और एप्पल कंपनी बनाती है। उसके बाद बोले हमको जो आपको हम सूचित करेंगे। आ, फिर हमको लगा जो नहीं होगा, ये नौकरी मुझे नहीं मिला कुछ भी कारण मैं अपने अंदर ही कमी ढूंढने लगा, मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होगी, आगे इस पे सुधार करेंगे। लेकिन वहां से जाने के बाद पता नहीं क्यों मेरा जो हमको अंदर से ये झकझोरने लगा, जो मैट्रिक और इंटर कराने के लिए मेरे बाबूजी अपने सारे अरमानों का गला घोंट दिए थे। वो एक एक रुपए जोड़ के टाइम पे हम लोगों के लिए किताब खरीदना, कॉपी खरीदना, ट्यूशन फी देना, मतलब सारा चीज जोड़ते थे। वो उनको जोड़ते हुए हम देखे हैं, माँ को बाबूजी को, दो वो दो रुपए स्ट्रगल जो रहता है एक माता आपको पिता का कि जोड़ते हुए एक। देखे हैं। तो वो मन में आया, जो इतना स्ट्रगल 10 साल 12 साल बाबूजी हमको पढ़ाए लिखाए, उनका जो हैसियत था उसी हैसियत के अनुकूल, और उस 12 साल का जो तपस्या था उसका इतना भी फल नहीं जो मैं एक चपरासी का नौकरी ले पाया। मतलब उस डिग्री की इतनी भी वैल्यू नहीं थी जो उसके बदौलत मैं एक चपरासी की नौकरी के लिए हम्म, सेलेक्ट हो सकता। तो इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं, उस दिन समझ में आया जो डिग्री एक ठप्पा है जो ये प्रूव करता है जो आप पढ़े लिखे हैं सही और बात। आप स्किल्ड है। ये ठप्पा डिग्री नहीं लगा सकता है। वो आपका जो क्षमता है लर्निंग का, आप क्या सीख रहे हैं, आप कितना अच्छा सोच रहे हैं, वो मायने रखता है लाइफ में। तो उस दिन हम अपना सारा सर्टिफिकेट जला दिए थे। मतलब माँ बना रही थी गाय के लिए घट्ठा, हम गए और उसी में डाल दिए। हम बोले इस डिग्री की ये औकात नहीं थी जो ये मुझे एक चपरासी का नौकरी दिला दे, उसके लिए भी काबिलियत जरूरी है। तो मुझे अब डिग्री नहीं, काबिल बनना है। सही उस बात। दिन से हमारी जर्नी शुरू हुई और कदम दर कदम बढ़ते गया। ड्राइविंग का पहला नौकरी अपना ड्राइविंग का पकड़े। गांव में ही एक भैया थे, उनके यहाँ एज ए ड्राइवर, उनका पर्सनल ड्राइवर हम ज्वाइन किए थे। उस समय हमको 3400 या 3500 रुपये मिलता था वहां पे। लेकिन क्या है ना, वो हम क्या लगता है ना, भूख आपको जितना बड़ा होगा ना, मतलब जितना भूख लगेगा आप कोशिश करिएगा उतना खाना खाने का। तो सही। मेरा भूख बढ़ते जा रहा था लेकिन मेरा खाना सीमित था। मतलब मेरे ख्वाब जो था वो दिनों दिन बढ़ रहा था लेकिन अर्निंग बहुत सीमित था। तो मुझे लगा जो कहीं बाहर जाना चाहिए, ड्राइविंग स्किल में भी कहीं और ड्राइवर का अच्छा सैलरी हो सकता है। तो एक परिचित के सहयोग से दिल्ली गए। वहाँ चूंकि यहाँ मेरा 3-4 महीने का ही एक्सपीरियंस था गाड़ी चलाने का। हम्म। और दिल्ली जब गए तो बहुत सारे लोगों के साथ जो जिनके पास गाड़ी था उनसे हमारे एक परिचित थे वो कनेक्ट किए। लेकिन मुझे कोई वहां गाड़ी नहीं दे रहा था। उसका रीजन था, जो पहली बात तो मुझे ट्रैफिक का कोई नॉलेज नहीं था। वो लाल बत्ती पीला बत्ती यू टर्न, चूंकि एक छोटे से शहर छोटे में चलाए, जगह पे। गांव लेवल पे चलाए थे, तो सबको यही डर लगता था चालान कट जाएगा, या रूट का भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। उस समय गूगल मैप भी रिसेंटली आया ही था 2011 सब में। और गूगल मैप आया भी था तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था जो उससे हम सीख सकते थे या उसके थ्रू हम काम कर सकते थे। तो टेक्नोलॉजी का तो लाइफ में, लोगों के जीवन बदलने में टेक्नोलॉजी का अहम रोल है, ये हम अभी आपको कह देते हैं। तो उस समय जो हमको गाड़ी नहीं मिला, तो आप बाहर में कितने दिन किसके साथ बैठ के खा सकते हैं, वो खुद में फील होता है, लगता है नहीं भाई, ये आदमी सुबह 7 बजे से ड्यूटी करता है रात 7 बजे तक और उसका हम खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे मन में आइडिया आया जो क्यों ना हम ऐसा करें, कोई रिक्शा ले लें भाड़ा पे। वो 20 22 25 रुपए का देता था एक दिन का। और क्यों ना इसी से थोड़ा सा घूमे, थोड़ा रूट का भी नॉलेज हो जाएगा, ट्रैफिक नॉलेज भी हो जाएगा, कुछ पैसा भी कमा लेंगे। तो हम्म। बस वहां स्टार्ट किए। मतलब एक रिक्शा उठाए, पैडल वाला जो रिक्शा होता है, और रोहिणी हो गया आपका, आजादपुर मंडी हो गया, मॉडल टाउन हो गया, इस सब एरिया में घूमना शुरू किए। और ऐसे लोगों को बैठाते थे ढूंढ के जो बिल्कुल मेरे ही तरह पतला दुबला हो, खींचने में भी तो बल लगता है उसमें। हम शुरू से ही फिजिकली कमजोर रहे हैं। हम्म। तो 14-15 दिन ये चला। उसके बाद लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, बीमार पड़ गए, वापस घर आया। घर आए तो आप जानते ही है ना, जब आप बाहर से वापस घर खाली हाथ लौट के आते हैं
तो अपने यहाँ अगर आप शादीशुदा है कोई लड़का और पत्नी को छोड़ के गया हो बाहर कमाने ना, तो उनकी विफलता किस वजह से हुई है वो ना पूछना चाहता है ना समझना चाहता है। वो आपको एक ठप्पा दे देगा कि ये आदमी बाहर पत्नी के बिना रह ही नहीं सकता है, इसे काम धंधा हो ही नहीं सकता है ना। मतलब हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, क्यों नहीं हम सरवाइव कर पाए, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप वापस आए मीन्स आप निकम्मा है, आपसे कुछ नहीं होने जाने वाला। हाँ। देन बस ऐसे ही चलता रहा, कुछ दिन गांव में रहे, फिर किसी परिचित के सपोर्ट से ही पटना पहुंचे, यहाँ ड्राइविंग का जॉब स्टार्ट किए। ड्राइविंग करते करते मुझे लगा और लर्न करना चाहिए, मुझे और पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए आपको डिफरेंट स्किल होना चाहिए। जो उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल का काम सीख लिए, फायर का काम सीख लिए, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल और फायर का कॉन्ट्रैक्टर बने। और उसके बाद जब 3-4 साल बढ़िया से उसमें काम किए तो थोड़ा बहुत पैसा बना है। और उसके बाद शुरू हुई हमारी पहली जर्नी, आर्या गो। ओ, आर्या बेटी का नाम था, उसके नाम से सहरसा में हम आर्या गो नाम से कैब शुरू किए 2016 में। काफी उतार चढ़ाव, चुनौती, स्ट्रगल, वो तो एंटरप्रेन्योर के लाइफ का एक हिस्सा है। हिस्सा है, पार्ट है। देन हमको लगता है 2021 में आर्या गो बड़ी ब्रांड बन के उतरे, बिहार में उभरे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ टीम सिलेक्शन को लेके फेल्योर हुआ, वहाँ फेल्योर कह सकते हैं, टेक्निकल कुछ इशू हुआ। और एक बड़ा प्रॉब्लम हमको देखा बिहार में। बिहार में टैक्सी इंडस्ट्री बहुत छोटा था। उसका रीजन था प्राइस, टू वे फेयर। क्योंकि जब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता था तो ही लोग टैक्सी प्रीफर करते थे, बाकी बस ट्रेन से जाना पसंद करते थे। तो एक कहावत है ना, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। सही ये बात। हमको समझ में आने लगा था। हमको लगा एक जो बड़ा प्रॉब्लम है टू वे फेयर वाला ना बिहार में, इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ये इंडस्ट्री बड़ा होगा, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, मेरे जैसे कई एग्रीगेटर को फायदा होगा, बहुत सारे टैक्सी कंपनियां आएगी, लोकल छोटे छोटे टैक्सी वाले हैं उनको भी फायदा होगा। तो सबको फायदा पहुंचाने के लिए बाजार को बड़ा करना था। जब तक बाजार बड़ा नहीं होगा तब तक किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। देन हम बिना कोई सोचे समझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एक होता है ना बहुत ज्यादा मंथन करना, बिना मंथन किए हम रातों रात डिसीजन बनाया जो मुझे आर्या को क्विट करना है। अब आप सोच सकते हैं, जब एक कंपनी बन चुकी होती है, हाँ। ब्रांड बन चुकी होती है, आपके आपको लोग पहचानने लगते हैं, आपको बिहार में अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे लोग जानने लगते हैं, उस समय आप अगर ये निर्णय लेते हैं जो हमें छोड़ना है और फिर दूसरा खड़ा करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। परिवार के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। माँ बाबूजी, पत्नी, सबके मन में चल रहा था क्या कहीं ये पगला तो नहीं गए हैं, सब कुछ कहीं अच्छे से चल रहा है आपका, सब उसके अच्छे बीचों से बीच चल ये रहा चीज। है हाँ। बीचों बीच। तो उस समय माँ जो है सो साधु संत के पास भी जाने लगी, जो देखे कोई जड़ी बूटी होता है तो थोड़ा दीजिए, कुछ जंतर होता है ना गांव सब में, हाँ। जो हाँ। कोई कुछ मति भ्रष्ट कर दिया है, तो इस हाँ। टाइप का मानसिकता सबका चलने लगा। लेकिन क्या होता है ना, आप जो सपना देख रहे हैं अपने आंखों से, वो आप बयां नहीं कर सकते हैं, और किसी के सामने बयां भी कर रहे हैं ना, तो वो उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो सही। मुझे पता था मैं जो सपना देख रहा हूँ, ये अगर मैं अपने घर के किसी भी सदस्य को बोलूंगा तो उनको वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे, उनके आंखों में वो सपना आ ही नहीं सकता है। तो हम आंसर नहीं करते थे, हम बस बोलते थे कि ठीक है हमको काम करने दो। ईश्वर का कृपा, टीम का मेहनत और बिहार के लोगों का प्यार, 2 साल में बिहार में सबसे तेजी से अगर कोई ब्रांड बिल्ड हुई है तो वो है रोडवेज। और आप देख सकते हैं बात। आज इसका। तो सब बस हम समझते हैं जो स्ट्रगल एंटरप्रेन्योर के लाइफ का ही नहीं, हर उस इंसान के लाइफ का एक लाइन है, एक हिस्सा है, जो अपने औकात से ज्यादा बड़ा सपना देख रहा हो। वो अगर कुछ ऐसा देख लिया हो जो जिसको पूरा करने के लिए वो पूरी एफर्ट लगा रहा हो, तो चुनौतियां आएगी, ये एकदम फैक्ट है। बिना चुनौती का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं हमारा बिहार बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से निकले हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे गए हैं, सारे लोग स्ट्रगल करके यूपीएससी निकाले होंगे, बिना स्ट्रगल का कोई नहीं निकाल सकता है। वो भी 10 बाई 10 के कमरा में बंद होके पढ़ाई किए होंगे, 6-7 साल 8 साल तपस्या किए होंगे, तब जाके वो एक पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो अगर आपको आम लोगों के लाइन से ऊपर उठना है, आपको लगता है जो नहीं हम अपने फैमिली को 2-4 जनरेशन भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। एकदम, मुझे तो
मतलब एक-एक लाइन में आपसे एग्री करती हूँ और आपने सही कहा, जो आप सपना देखते हैं वो आप ही देख सकते हैं, आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। और आई थिंक वो हर एक एंटरप्रेन्योर और हर एक इंसान की जर्नी में होता है, जब वो कुछ ऐसा नया कर रहा होता है, तो चाहे उनके घर वाले हों, बाहर वाले हों, सबको लगता है ये क्या अजीब चीज़ हो रहा है, क्या करने जा रहा है? तो नहीं, ये बात एकदम सही है। पर एक चीज़ मुझे अब इससे ये पूछना है कि जब आप बोलते हैं कि संजोग ऐसा था कि उस दिन आईफ़ोन का लोगो नहीं पकड़ पाए और नहीं पहचान पाए। एक आईफ़ोन के लोगो को नहीं पहचानने से आज अपना लोगो बनाने तक का जो सफ़र है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि ये मेरा अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही फिसल जाता या ये चीज़ इतने आगे बढ़ती ही नहीं? देखिए इसका हम अपने जीवन में जो अमूमन हम जो सोचते हैं, हम हमेशा सोचते हैं जो अगर हमारे साथ कुछ विफलताएं आई हैं, अगर हम फेल फेल हुए हैं या कुछ विफलताएं आई हैं, तो हम मानते हैं जो विफलताएं अपने साथ अवसर लेके आती है, जैसे आपदा अपने साथ अवसर लेके आती है। तो मैं कभी भी, मेरे साथ अगर कुछ विफलताएं आई है, तो मैं किसी के पास जाके उसके उसको लेके रोता नहीं हूँ, भाई ये हो गया, ऐसे हो गया। हम अपॉर्चुनिटी तलाशने लगते हैं, इससे निकलने का अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम तो आ गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, या लोगों के पास बयां करने से भी कोई फायदा नहीं है। आपके साथ कोई नहीं है वो, आप समझ रहे हैं, जो अगर आप किसी को गांव जाते हैं, अपने फूफा को, बुआ को, दीदी को प्रणाम करते हैं, तो वो सिर्फ जो आशीर्वाद दे रही है, वो समझिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वो भी नहीं चाहती है जो आप उनके बच्चों से बेहतर परफॉर्म करें। हकीकत है, ये दिल की बात बता रहा है, कोई नहीं चाहता है। हुँ। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ठनक है उनके अंदर में जो। तो इसीलिए हम जो है ना, कभी भी विफलता पे किसी के सामने नहीं रोते हैं, किसी के पास जाके चर्चा नहीं करते हैं जो हमारी ये विफलताएं हैं, हम ये दुख झेल रहे हैं, ये पीड़ा है, इससे निकलने का उपाय बताइए, नहीं, वो हंसी उड़ाएंगे। मेरे निकलने के बाद वो हंसी उड़ाएंगे। तो हम हमेशा चिंतन करते हैं जो इससे कैसे निकलें, जिसको सेल्फ स्टडी अगर हाँ। कहे, तो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी मेरा है, और मुझे 60 70 80 साल या 20 साल 25 साल 30 साल के लिए ही इस धरती पे रहना है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो जितने दिन के लिए मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। अगर हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा बेटा साबित नहीं हो पाए, तो हम देश के लिए क्या अच्छा बेटा साबित हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे परिवार के लिए करना। तो मैं हमेशा मानता हूँ जो जो आपदा आती है, जो विपत्तियां आती है, वो अपने साथ एक अवसर भी लाती है। बस आपको उस अवसर को तलाशना है, आप वो जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमको अगर नौकरी नहीं मिला उस समय, तो हम मायूस बहुत ज्यादा नहीं हुए थे, बस इतना ही दिल पे लगा जो भाई इस डिग्री की हैसियत नहीं है एक चपरासी की नौकरी का, तो मुझे स्किल्ड होना है। मैं सीखने लगा, ड्राइविंग सीखा, धीरे धीरे ड्राइविंग के बाद इलेक्ट्रिकल का काम सीखा, फायर का काम सीखा। आज एज ए फाउंडर मैं टेक में भी रुचि रखता हूँ, मुझे जब भी समय मिलता है मैं टेक की तरफ जाता हूँ, कोडिंग सीखता हूँ, देखता हूँ पीएचपी कैसे काम करती है, नोड जेएस कैसे काम करती है, रिएक्ट का क्या काम है, एपीआई का क्वेरी कैसे चलेगा, मतलब देन हम कोशिश करते हैं स्टडी करने का। कभी समय मिला तो ब्रांडिंग के लिए सोचता हूँ, कैसे बेहतर ब्रांडिंग कर सकते हैं, टीम का जो मैनेजमेंट है उस पर फोकस करता हूँ, मैन पावर कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। देन आज सब कुछ देखते हैं जो हम खुद से करते हैं। एक फाउंडर को वैसे भी मल्टीटास्किंग होना चाहिए, और हम वो चीज सीख के कर रहे हैं। कभी अगर मेरे ऑफिस आइएगा, मेरे एक सिंगल ऑफिस बॉय से लेके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक के लोग हैं ना, किसी के साथ बैठिएगा तो किसी को ये फील ही नहीं होता है जो हम उसके बॉस हैं, किसी को फील नहीं होता। ये फील हमको दिलाना ही नहीं है। हम बॉस नहीं है, हम एक माध्यम है जो सारे लोगों को कनेक्ट करके एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या हैसियत, हम सिर्फ सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ तो टीम करेगा, है ना। बस उस टीम का नेतृत्व हम कर रहे हैं, इसीलिए लोग दिलखुश कुमार समझ रहे हैं। नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात बोले और बहुत आसानी से बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, एक लीडरशिप की जो बात है। लेकिन ये एक दिखाता है कि आप में कितना हम्बलनेस है। जब आप ये अपनी बात बता रहे थे, मुझे 2-3 सवाल है उसी पे। सबसे पहले जब आप बोल रहे थे कि आप टेक्निकल पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे आप बोले कि आप 10 तक एक नॉर्मल गाँव में पढ़ाई करे हैं, आपका कोई रिलेशन नहीं कि टेक्निकल में क्या है। पीएचपी, नोड जेएस ये सब इंजीनियरिंग टर्म कैसे आप शुरू करें? मतलब ये अपने आप में एक चमत्कार लगता है, मिरेकल लगता है कि आप कैसे करें? मतलब कहाँ से आप शुरू करें कि ये पढ़ना है? किस तरीके से कोई आपको मदद करने के लिए था? या आप किस तरीके से इस तरफ आए और आप कैसे समझते हैं? क्योंकि जब मैं शार्क टैंक का वो पिच आपका देख रही थी, उसमें आप बोल रहे थे कि जो ऐप है, आपने ही ऐप डिज़ाइन किया है, राइट?
तो वो कैसे मतलब दिमाग में आना और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो वो कैसे करें? और डेफिनेटली उसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि आपको बहुत मुश्किलें आई होंगी। तो कैसे-कैसे आपने वो सॉल्व किया? थोड़ा आप बताएँगे उस बारे में? चलो अभी स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे, टेक्नोलॉजी जो है सो लोगों के जीवन को आसान कर दिया है। सही ये बात तो है। जैसे इंडिया में जिस समय टेक रिवॉल्यूशन आया या कहे डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, लाइक जियो के आने के बाद, उससे पहले लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ था इंटरनेट से, स्पीड भी कम था या बहुत ज्यादा लोग उस हिसाब से अवेयर नहीं हुए थे। लेकिन जियो के आने से या जो भी 4G आया, एयरटेल लेके आया, जब से 4G आया है इंडिया में, तब से लोग डिजिटल बहुत तेजी से हुए हैं। तो उसमें लोग दो तरफ गए हैं। एक तो अगर उनके पास समय है तो वो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो उसको इंटरटेन कर रहा हो, हुँ, और एक लोग ऐसे हैं जो उसी इंटरनेट का उपयोग करके कुछ ऐसा कंटेंट देख रहा हो जो उसको स्किल्ड कर रहा हो, उसको करेक्ट। नॉलेज दे रहा हो। तो वो आप पे निर्भर करता है आप किधर मूव करते हैं। जस्ट लाइक हम सोशल मीडिया पे अगर आते हैं तो हम रोडवेज की बात करते हैं, तो हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं तो पॉलिटिकल बात करते हैं, प्रॉब्लम्स जो वो झेल रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो देन आप आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं यूथ से, जो सरकार सिर्फ नीति बनाएगी, नियति आपका होना चाहिए काम करने का। वो तो सिर्फ नीति बनाएगी, वो नियम बनाएगी कैसे बेहतर हो सकता है, उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है। आप उस कमियों को मत देखिए, उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छाई है, उसको पकड़ के आप आगे निकल लीजिए। मतलब रोना नहीं है। तो टेक्निकली मुझे एक चीज समझ में आया, जो अगर आप टेक बेस्ड बिजनेस चलाते हैं ना, तो टेक्निकली नॉलेज आपके पास बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौती जो है ना बिजनेस में, टेक बेस्ड बिजनेस में, टेक्नोलॉजी ही है। क्योंकि करेक्ट। आप हर चीज मेंटेन कर लेंगे टेक में, जब तक आपके मन में नहीं चल रहा होगा जो कैसे लॉजिक वर्क करेगा, हम ये अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ये इसका क्या असर पड़ेगा हमारे टेक में, वो कैसे इंटीग्रेट होगा, तब तक हमको लगता है हम अपने टीम को सलाह नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं मुझे ये चाहिए। हुँ, तो डिजाइन ग्राफिक्स का था ना, तो आपको बता दे 2017 में हम आर्यागो का जो पहला वेबसाइट बनाए थे ना, वो वर्ड प्रेस पे था और हम बनाए थे खुद से। वो यूट्यूब पे देख देख के, उसका ड्रैग एंड ड्रॉप होता है ना, उठाए हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। डालना है, वो सीखे। उसके बाद लेआउट बनाना, उसके बाद धीरे धीरे वर्ड प्रेस पे हम, हमको लगता है एक डेढ़ महीना में हम वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बना के उसको एक डोमेन लेके लाइव भी कर दिए थे, गोडैडी से डोमेन लिए थे। उसके बाद मेरा रुचि बढ़ते गया डिजाइनिंग में। फिर फोटोशॉप पे काम करना सीखे, धीरे धीरे एक्सडी आया, उस पे काम करना सीखे। अब डिजाइन तो अभी भी हम ज्यादातर डिजाइन जो हमारा अभी प्रमोशन पे भी जो चलता है ना, तो समय हमको मिलता है, चाहे रात में 2 बजे मिले, 1 बजे मिले, 12 बजे मिले, एक डेढ़ घंटा बैठ के हम उस पार्ट पे काम करते हैं। और जो ऐप वाला या वेबसाइट का डिजाइन की बात करते हैं, तो होता क्या है, जो हम जब अपने टेक टीम को बताएंगे जो मुझे ये चाहिए, तो सिर्फ हम बताएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मेरे पास शब्दों की कमी है उसको बयां करने के लिए। तो हुँ, हम उसको एकदम प्रिंट ही दे देते हैं, जो भाई मुझे ये करके दो, ये है ना। चाहिए। उसमें हाँ, उनको फ्लो भी समझ में आ जाता है, जो भाई यहाँ ये बटन रहेगा, राइट साइड में बुक नाउ का बटन रहेगा, लेफ्ट साइड में कैंसल रहेगा या कैंसल हाइड रहेगा, मतलब कौन बटन कहाँ रहना चाहिए, कौन टेक्स्ट कहाँ रहना चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा हमको लगता है जो उस पे हम ज्यादा सोचते हैं। और करेक्ट। इसीलिए मुझे सीखने का ये ललक है। ये और तो जितना सीखेंगे हम, मुझे लगता है जितना नॉलेज, स्किल्ड इक्वल टू मनी, ये किसी महापुरुष ने कहा था, वो दिमाग में सेट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्किल्ड होना। और वो आपको नॉलेज से मिलता है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही गिने-चुने होंगे एंटरप्रेन्योर जो इस लेवल का टेक्निकल या इस लेवल का जाके करते होंगे कि उनको ये भी पता है। और आप एकदम सही बोल रहे हैं, एज़ एन एंटरप्रेन्योर मतलब यू हैव टू नो एवरीथिंग। आपको सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। और जब आप आज की डेट में अब जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डिग्री सिर्फ़ एंट्री के लिए है, डिग्री आपको स्किल नहीं बनाता, स्किल आपको आपका नॉलेज बनाता है। मुझे लगता है आप एकदम जो बोल रहे हैं, आप उस पे खरे उतरते हैं, उस चीज़ को आप बिल्कुल समझते हैं, मानते हैं और कर दिखाते हैं। जब अब लोग आते हैं क्योंकि बिहार से बहुत आईआईटी भी जाते हैं, आईएएस, आईपीएस बहुत सारे लोग जाते हैं। तो जब अब आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या लोगों का रवैया बदला हुआ है कि लोग सोचते हैं कि नहीं मतलब बिना हायर डिग्री के भी ऐसा हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे उसके पीछे। इसमें हम यही कहेंगे, जो शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, वो शिक्षा का उद्देश्य था नॉलेज गेन करना, है हम्म। ना। लेकिन अभी हमारे समाज में
ज्यादातर लोग शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना समझते हैं। वो समझते हैं जो हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा जो लक्ष्य है वो नौकरी है। लेकिन हम समझते हैं जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नॉलेज गेन करना होना चाहिए, सीखना होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो अगर आदमी, एक यूथ, एक युवा बच्चा, जिस दिन उसको सिलेट पेंसिल हाथ में दिया जाता है उस दिन उसके सर पे एक जिम्मेदारी दिया जाता है। डे फर्स्ट से कहा जाता है जब पढ़ने का, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको सरकारी नौकरी लेना है, तुमको नौकरी लेना है, मतलब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य उसको नौकरी समझाया जाता है। अब वो 28-30 साल की उम्र तक जब अलग अलग कंपटीशन का तैयारी करता है और वो नहीं निकाल पाता है, जाहिर सी बात है हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, उनका लक्ष्य तो था सरकारी नौकरी, वो अगर नहीं निकाल पाए ना तो उनका जो एनर्जी था वो खत्म हो गया। वहां उनको लगता है मैं फेल हो गया, मेरा जो टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए, मेरा जो लक्ष्य था वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। तो उसके मन में तो लक्ष्य था सरकारी नौकरी, तो उनको लगता है कि नहीं मैं फेल्योर हूं, मैं मुझे मेरी जो है सो नॉलेज उतनी बड़ी नहीं है। अब हम समाज को क्या बताएंगे, माँ बाबूजी को क्या बताएंगे, उनको लगेगा जो ये बेटा मेरा फेल हो गया, मेरी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया। उस समय तक उसका जो अंदर से आत्मबल रहता है ना वो टूट जाता है, जिसका मेन कारण है क्रिएटिविटी वहां पे आके खत्म हो जाती है। जब आप एक बार हार मान लेंगे ना तो फिर बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को खड़ा करना अलग फील्ड में, अगर हार मान लिए तो। लेकिन अगर आप डटे हुए हैं किसी फील्ड में तो फिर आप ऊपर नीचे आएगा, ऊपर नीचे आएगा, लेकिन आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी हमारा जो कंपनी है रूट बेज, इसमें हम लोग पहला राउंड रेज किए थे मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू। उसमें अरविंद झा सर लीड कर रहे थे, उनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत सारे सब कुछ ठीक है, काम बेहतर हम करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का मुझे सी तक नहीं पता था। गाइडेंस। उन्होंने सिखाया। उनका जो अ, अपना एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ मेरा मुझे सीखने को मिलता है और बहुत मेरा राह इजी होते जा रहा है सोच समझने में। तो उनको जैसे देखते हैं बिहार के प्रति इतना मतलब सॉफ्ट है वो, जो महीना में 2 बार 3 बार भी वो बिहार आ जाते हैं। यहाँ 8 10 12 स्टार्टअप को वो पैसा तक दिए हुए हैं ताकि बिहार इस चीज से निकले, सरकारी नौकरी वाला जो माइंडसेट। कॉन्सेप्ट, माइंडसेट है उससे बाहर निकले। क्योंकि ये जो एफर्ट लग रहा है बच्चों का एक परीक्षा निकालने में, उसका उतना ही एफर्ट अगर उसको एंटरप्रेन्योर बनने में वो लगाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर बिहार को विकसित करना है तो यहाँ पे बहुत सारे उद्यमी को बनाना होगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर खड़ा करना होगा, जो छोटे छोटे आकार में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और बड़ा बाजार है हमारा बिहार, हम हमेशा कहते हैं बिहार इंडियन ओशियन है, ये कई यूरोपियन कंट्री से बड़ा है। यहाँ बहुत कुछ बेच सकते हैं आप, यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, यहाँ के जो ऑडियंस है उसके अनुकूल आप प्रोडक्ट लेके आइए जो उसको खरीद सकते हैं, जो एफोर्ड कर सकते हैं। तो बड़ा बाजार है। तो वो लोग बहुत अच्छा अरविंद जैसे लोग काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में ही एक तरह समझिए हम भी काम कर रहे हैं, और उनका बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। तो हम हमेशा कहते हैं जो अगर आपके अंदर कोई गुण है, आपको लगता है जो मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है, ये मेरे अंदर एक गुण है, तो उसको निखारने के लिए आपके पास एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है ना। तो मैं अपने लाइफ में उनको गुरु का दर्जा दिया हुआ हूँ और वो गुरु की भूमिका में खड़े भी रहते हैं हमेशा। हमेशा सपोर्ट के लिए सही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने एकदम सही कहा कि, और ये आई थिंक सिर्फ बिहार में नहीं, बाहर भी जब हम बात करते हैं तो एक जो मेंटालिटी कि बिहार में ज्यादातर लोग या फिर गुंडागर्दी, या फिर ज्यादातर लोग आईएएस आईपीएस में जाते हैं, या वो वाला एंटरप्रेन्योर के नाम पे या ब्रांड के नाम पे या कोई भी ऐसा, मुझे लगता है आज की डेट में अब धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे लोगों को उतना नहीं पता है कि जो हो रहा है। क्योंकि अब जब मैं भी पॉडकास्ट चालू करी हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तब मुझे भी आश्चर्य, अच्छा ये लोग भी हैं, अच्छा ये भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। पर आप वहां पे शुरू से हैं, और ये मैं शायद तक हर पॉडकास्ट में हर एक बिजनेस ओनर से पूछती हूँ, आपको क्या लगता है आज से 10 साल पहले और आज में बिहार में क्या चेंज आ रहा है, कैसा था, और आज एक जो नया अपना काम चालू करने का जो है वो माइंडसेट कैसे शिफ्ट हुआ है? अभी अगर बिहार की बात करें ना तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी अर्ली स्टेज में है बिहार। हम्म। लेकिन 5 साल 7 साल अगर मेहनत किया जाए यहाँ पे तो ये बहुत बेहतर रूप इसका बन सकता है। दुनिया ये चीज मानती है जो बिहारी हर क्षेत्र में आ गया है, वो
हार्ड वर्किंग वो है ही। वो कहीं भी अगर हम देखें तो दिल्ली को भी जाके बिहारी बनाया है, मुंबई को भी जाके मुंबई बिहारी बनाया है। मतलब हर विकसित शहर का नींव बिहारी रखा है, हम्म। चाहे वो मजदूर के रूप में हो, चाहे वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के रूप में हो, चाहे वहाँ बढ़िया ब्रेनिस्ट के रूप में हो। जैसे अब बहुत सारे ऐसे आप एमएनसी को देख लीजिएगा या ऐसे बिलियन डॉलर की कंपनी को देख लीजिएगा जिसका ऑपरेशन बिहारी के हाथ में है। अभी रिसेंटली हम ओयो के साथ कनेक्ट हुए हैं, रितेश सर के साथ। तो हाँ। मुझे जानकारी है जो अभिनव सिन्हा जी उनके चीफ ग्लोबल सीओओ हैं, वो अच्छा। भी हमारे बिहार से हैं। मतलब वो जो 10 बिलियन डॉलर की कंपनी है उसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिहार से हैं। तो मीन्स जो हमारे बिहार के लोग इतने प्रतिभावान हैं जो अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के उनके विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जब इन लोगों को का जो एक्सपीरियंस है, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, ये अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट यहाँ बिहार के बच्चों के साथ करना शुरू कर देंगे तो यहाँ जाहिर सी बात है लोग अच्छे अंतरप्रेन्योर निकलेंगे। क्योंकि वो हम लोग कहते हैं ना, वो दशरथ मांझी वाला, जब तक तोड़ेंगे हाँ, नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोगों के जीन में है। अगर हम लोग ठान ले तो करके ही दम लेते हैं, सही है ना। बात। तो मुझे लगता है जिस तरह से अरविंद झा सर अपना एक्सपीरियंस को बिहार के लिए समर्पित कर दिए हैं, मतलब वो जो सीखे हैं अब बिहार के बच्चों को सिखा रहा है, उनका जो अनुभव है उनसे बिहार के अंतरप्रेन्योर को फायदा हो रहा है। उसी तरह बहुत सारे 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग जगह पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो बदलेगा। वो जो एक बना हुआ है ना थीम बिहार के लिए, जो बिहार में क्राइम बहुत ज्यादा है, बिहार में ये नहीं हो सकता है, ये मुझे लगता है सिर्फ अखबार और टीवी की सुर्खियां हैं। रियलिटी में, एक्चुअल में बिहार जहां प्रॉब्लम रहेगा ना, वहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी के लिए भी। सही जब बात। तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तक आप वहां कुछ बदलाव ला ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, 20 साल पहले उस तरह की स्थिति थी, 15 साल पहले उस तरह की स्थिति थी, अब चीजें बदल चुकी है। अब ये स्किल्ड बाजार होते जा रहा है बिहार। वो हल्का फल्का हर जगह होता है, वो सिर्फ बिहार में नहीं। बिहार बदनाम है, वो उसमें बहुत तरह के शायरी सब हैं। अगर हमको तो याद नहीं है, वैसे नहीं कहता बदनाम मत करो यार, वो पहले से ही बदनाम है। तो ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं 6-7 साल से, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये एक थ्योरिकल बातें हैं जो हम ही लोग, हमारे बिहार के लोग ही, जो दिग्गज लोग बाहर बैठे हुए हैं वही बोलते हैं जो ऐसा ऐसा है। यहाँ बैठे हुए लोग नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है जैसे आप बोल रहे हैं, अब लोगों में जो चेंज आ रहा है और जैसे नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब मैं बिल्कुल भी किसी से बात करती हूँ तो मुझे वो बोलते हैं अरे ये भी है, आप इनसे भी बात करिए, ये भी बहुत। तो एक मुझे सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे को जो सपोर्ट करने का तरीका है। तो बिल्कुल, ये चीज है। अब हम लोग बिहारी इमोशनल भी होते हैं, ये हाँ, चीज सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो इमोशन जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। बस इमोशन कनेक्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, ये एकदम, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब ये पॉडकास्ट चालू हुआ और जब बात हुआ तो A to B और B to C लोग खुद आए कि आप इनसे भी बात करिए, आप इनसे बात करिए, देखिए कैसा है, ये भी करते हैं, ये काम करते हैं। तो आई थिंक ये तभी हो सकता है जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नहीं तो लोग अपने ही अपने में रह जाएंगे तो नहीं होगा। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी अच्छा। और आप सही बोले, बिहारी बहुत इमोशनल तो होते हैं। अब क्योंकि हम ये सब बात कर रहे हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट की जो आपकी लाइफ, तो ऐसे बहुत सारे चेंज हुए पर जो एक टर्निंग पॉइंट था ग्लोबली जो आपको रिकॉग्निशन दिलाया वो था शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक इंडिया में कैसे आप सोचे कि वहां जाना है और वहां का जर्नी जाके पिच करना, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जब मैं आपका देख रही थी पिच तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, जो कि मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि जब आप मैथिली में लास्ट में पिच डाले थे, तो वो मुझे लगता है हर एक मैथिली और हर एक मिथिला वाला बड़ा खुश हुआ होगा उसको सुन के। तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप बताइए। जब शार्क टैंक में हम गए थे हम्म। तो ये थोड़ा सा भी सोच के नहीं गए थे जब मुझे वहां से फंडिंग मिलेगी या कोई इन्वेस्टर हमारे साथ आएंगे। बस ये सोच के गए थे मन में, जो बिहार की बातों को वहां पे रखना है, हम्म। यहाँ दिखाना है जो बिहार में भी अब अंतरप्रेन्योर की तरफ युवा बढ़ने लगे हैं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जो ग्लोबली लोग देखते हैं शार्क टैंक इंडिया को। तो वहां जब गए थे तो थोड़ा सा भी अंदर में नहीं था जो मुझे फंडिंग ये लेना है वो लेना है, क्योंकि मुझे था जो अभी जैसे पहले भी बहुत सारे लोग गए हुए थे वहां, लेकिन डील क्रैक नहीं कर पाए कोई भी मंच पे।
तो मुझे हाँ। लगा जो नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अभी बिहार के बारे में ये लोग नहीं सोचता हो, या जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर तो अपना फायदा देखेंगे ही ना, उनको जहां से ज्यादा फायदा दिख रहा होगा वो उधर रुचि रखेंगे। वो थोड़ी इमोशनल होते हैं हमारे आप की तरह। तो बस हम वहाँ पिच किए, और जो रियलिटी था, मतलब जो हमारा, हालांकि वो पिच 1.5 घंटा का था, वो तो 17 मिनट में ही सिमट गया। लेकिन उस 1.5 घंटा में जो भी क्वेश्चंस था, सारे का आंसर हम करते गए। मतलब अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें कोई तेल मसाला माखन नहीं लगाना था। मतलब हम हमेशा ऑर्गेनिक ही हमको पसंद है। ऐसा हम्म। नहीं, मतलब ठीक है हम डेटा कहीं भूल गए, वो अलग चीज है, जो मिसमैच हो जाए डेटा वो अलग चीज है, लेकिन जब आप एक्चुअल बोल रहे हो ना तो उसमें कुछ अलग रियलिटी रहता है, झलकता है। तो बस वहां हम लोग पिच किए थे, और उधर से ऑफर मिल गया, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जीरो हम्म। 1% भी नहीं सोचे थे जो हाँ वहां से डील मिलेगा तो क्या करेंगे। और उसमें भी डील किनके तरफ से मिला? रितेश अग्रवाल की तरफ से। वो मेरे एक तरह से आइडल हैं। मतलब वो एक मिडिल क्लास का बच्चा निकल के इंडिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन जाता है। तो सही। वो मतलब उनसे एक होता है ना इमोशनली वो होना, तो कनेक्ट। उनके तरफ से ही अगर ऑफर आ गया तो फिर इफ बट नेगोशिएशन ये सब बाहर की बात है। आप पैसा बहुत बना लेंगे, लेकिन वो आपके पास अगर ऐसे अनुभवी लोगों की एक सपोर्ट हो, सहयोग हो, गाइडेंस हो, तो राह आसान हो जाती है। तो मुझे पहले राह बनाना था। पैसा तो बनाएंगे ही, मरने से पहले बहुत बना के मरेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो राह को आसान करने वाले कुछ लोगों की जरूरत थी। तो जैसे अब अरविंद झा सर हो गए, रितेश अग्रवाल सर हो गए, विनीता सिंह जी हो गई, तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे कनेक्ट हुए हैं जिनका सहयोग खूब मिलता है, उम्मीद से ज्यादा। हाँ, नहीं वो तो एकदम है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका कनेक्शन और जो एक मेंटरशिप होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप इनसे मिले तो ये तो आपका एक्सपीरियंस। तो जब ऑन बोर्ड हुए आप विनीता सिंह और रितेश अग्रवाल के साथ, तो आपको कैसा लगा? इन पर्सनली आपको ये कैसे लगे? हम तो सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं या हम दूर से देखते हैं, बट आप तो जब इनके साथ काम कर रहे हैं तो आप पास से देखते हैं। तो एज अ पर्सनालिटी इनकी कैसी है, और ये लोग कैसे हैं, किस तरीके से हैं? बहुत अच्छे। देखिए क्या होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं ना, जिनके पास अनुभव है, वो इधर उधर की बातें ही नहीं करते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता इधर उधर की बात करने। आप उनसे सीख सकते हैं उनके अनुभव के हिसाब से। तो हम लोगों को जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। अब मेरे पास ना इतना समय है जो हम उनको सुबह शाम फोन करके, हाँ सर आप खाना खा लिए, क्या सब खाए। ना उनके पास उतना टाइम है जो वो पूछे दिलखुश कैसा सुबह चल रहा है। बस एक प्रोफेशनल जो रिलेशन होता है, जो एक मेंटोर की जो एक मेंटोर के रूप में जो आपको चाहिए उनसे, वो आपको परफेक्टली मिलेगा। और उनकी तरफ से पूरा हेल्प और सारा ये चीज आपको एकदम सब कुछ, मिलता है। सबको देखिए क्यों क्या होता है ना, जो उनको भी अच्छे स्टार्टअप चाहिए ना, सही बात है। उनको भी एक अच्छा स्टार्टअप चाहिए ना। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा तो ना चाहते हुए भी उनको कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं जो कि आता है कि क्या ये सही में लोगों को पैसे मिलते हैं, सही में क्या इतना मदद मिलता है जो कि ऑन स्क्रीन दिखता है? तो मुझे लगता है क्योंकि आप एक ऐसे हैं जिनको मिला है, तो बिफोर और आफ्टर आपके पास दोनों अनुभव है कि क्या है। तो आई थिंक उस हिसाब से इसीलिए कि आपको क्या वो मिलता है। कुल सब मिलता है। अभी आप समझिए ना, जो मतलब मेरा छोटा सा अभी 7-8 महीना का समय हुआ है शार्क टैंक का डील खत्म होते। उनके कंपनी का सीईओ अभिनव सिन्हा सर परसों ही मेरे ऑफिस विजिट करके गए हैं। आप समझ सकते हैं, जो दिल्ली से सही। एक $10 बिलियन की कंपनी का सीईओ आता है आते हैं यहाँ पे, और हम लोगों की टीम को मोटिवेट करके चले जाते हैं। अब इससे बड़ा क्या हेल्प चाहिए? यही सब चीज तो चाहिए हम लोगों को, और सही। क्या चाहिए? सही। काम तो मुझे ही करना है, हमारी टीम को ही करना है। बस वो एक मेंटरशिप चाहिए, एक निर्देश दिशा दिखाने वाले लोग चाहिए। सही बात है। क्योंकि हाँ। अ, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। ना हम श्री राम बन सकते हैं, ना इस धरती पे पैदा हुए कोई भी इंसान श्री राम बन सकता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हम हमेशा उनकी अच्छाइयों को ढूंढते हैं इंसान में। कमियां हम नहीं तलाशते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे अंदर भी होगा, उसके अंदर भी होगा, उसके अंदर भी होगा। मेरे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है मैं बस उतना ही ढूंढता हूँ। उसके अलावा हर आदमी का कुछ अपना निजी लाइफ होता है, कुछ निजी जीवन होता है, और स्वतंत्र है वो जीने के लिए। मुझे जो चाहिए बस मैं वही लेता हूँ। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव इंसान हो। मतलब जो इंसान बहुत डिप्रेशन या बहुत ज्यादा एकदम हार भी रहा होगा ना, आपसे बात करके उसके अंदर ताकत आ जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि
बहुत एकदम डिप्रेशन की, भाई अब ये हो चुका है, मतलब अब इससे आगे मुझे कैसे मैं आगे बढ़ूं, मतलब कल की सुबह कैसे होगी, ऐसे वाला सिचुएशन आया है कभी? ऐसा वाला कई सिचुएशन आया है। एक्चुअली अभी हम एक बुक लिख रहे हैं, उसका नाम है द पागल, उसका। हम्म। और वो हो सकता है मे बी हम 2025 में उसको करें। एक अच्छा सा अभी 100 करोड़ का वैल्यूएशन बना रहे हैं। पहले वो बना लें, पहला टारगेट वही है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उसको पब्लिश करेंगे। तो उसका नाम रखा गया है द पागल, वो मेरी अच्छा। जीवनी है उसमें। हम्म। और उसको पढ़ के जो गरीब का बच्चा है, उनको उनके मन में एक पॉजिटिव वाइब आएगा, जो बिजनेस बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपके आपके पास गट्स होना चाहिए, करेजा, आपका करेज आपके पास होना चाहिए, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ना, कलेजा बस मजबूत कलेजा होना। होना चाहिए, हाँ हाँ। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे ना, किसी भी सफल इंसान के, या जो सक्सेस स्टोरी आप कोई भी उठा के देखेंगे ना, तो स्ट्रगल उनके लाइफ का हिस्सा रहा ही रहा है। बिना स्ट्रगल का कुछ भी संभव नहीं है। तो अब अपनी समस्याओं को ही हम गिनती कराते रहे, मैं ये स्ट्रगल किया, मैं ये स्ट्रगल किया, तो फिर वो जाती होगा। स्ट्रगल हर इंसान के जीवन में आएगा, जो थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करेगा। तो हम बहुत सारी ऐसी अनसीन कहानी है जो हम उसमें पब्लिश करेंगे। और जब तक वो नहीं आता है, तब तक उसको हम कहीं ऑन प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे। बस इतना ही समझिए, कई रात ऐसा आया है जो इच्छा किया, जो अब खत्म हो गया। अब जाके एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड। फिर याद आती है, परिवार है, बेटी है, पत्नी है, बेटा है, मेरे ना रहने से उसका क्या होगा। तो तब फिर समझ में आता है, नहीं ये मतलब उस अब तो ऐसा थॉट आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये थॉट मजबूरी में आता है, एक समय आता है जो हर इंसान को, अगर वो मतलब टूट चुका है। क्योंकि क्या है ना, आप जब हारते हैं ना, तो आपको गम कम होता है इस चीज की जो हम हार गए, आपको चिंता इस बात की होती है ये सोसाइटी क्या बोलेगा, ये सही बात। समाज क्या बोलेगा। लोग क्योंकि क्या सबसे कहेंगे? सबसे बड़ा डर यही है, जिस डर को बहुत पहले अब हम खत्म कर चुके हैं। वो एक डर होता है, ये इतना ताना देंगे ना, ये आपके लिए अलग अलग कहानी बनाएंगे। मतलब आप क्या हैं, वो आपसे बेहतर लोगों को समझाएंगे। सही। मतलब आप में अगर थोड़ी सी कमियां हैं, तो वो पूरी समुंदर दिखाएंगे, है ना। तो पहले ये सब चीजें से डर लगता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब डर नहीं लगता है, क्योंकि हमको याद है एक बार, आप लोगों को भी याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी के यहाँ रांची में कोई पत्थर फेंका था, उसका जो हाँ। फेंस वगैरह है। तो उससे एक सीख मिला, एक चीज सीखने को मिला, जो ये जो ऑडियंस है ना, ये दुनिया है ना, ये समाज है ना, ये आपसे वही चीज आशा करती है जो उसको पसंद है। हम्म। अगर आप गांव में बैठ के किसी चौराहे पे ताश खेलते रहेंगे, आप शराब पिएंगे, आप गांजा पिएंगे, या आपका एक सर्किल होगा, तो फिर लोगों को आप पे कोई ये नहीं रहेगा, आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। क्यों? और वही चीज अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो फिर अगर आप 4 चक्का गाड़ी खरीदे, आपका उम्र कम है, पक्का ये स्मगलिंग करता होगा, बैंक डकैती करता, मतलब अलग अलग विजुअल उनके मन में आने लगता है ना। वो ऐसे रिप्रेजेंट भी करेंगे जो लोगों को लगे हाँ सही बोल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका स्ट्रगल क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सही बात। उनको क्या अच्छा लगता है सुनना, बस उनको वो चीज चाहिए। और वैसे भी बोला जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए बच्चों, कई कई बार आप सुने होंगे ना, जो बच्चा एग्जाम पास नहीं किया, सुसाइड कर लिया। हम्म। दोषी इसके लिए बच्चा नहीं है, दोषी समाज है, दोषी उसके माँ बाप हैं। माँ बाप इसलिए दोषी है ना, जो माँ बाप अपना सपना पूरा करने के लिए बच्चा को प्रेशर नहीं देता है, वो समाज के सपना पूरा करने के लिए बच्चा को प्रेशर देता है। क्योंकि उनको पता है, जो समाज अगर हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगा या किसी अच्छी कंपनी में नहीं जाएगा, तो समाज हमको फेल्यूर कहेगा, हमको हमारे रिश्तेदार फेल्यूर कहेगा। बच्चे को हम कहते हैं ना, जो आजादी, तो अभी हम लोग 15 अगस्त मनाए, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए, हम लोग आजादी का उत्सव मनाए हैं। एक्चुअल में हम लोग गोरों से, अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स हमें आज भी कैद करके रखे हुए हैं, वो मुझे आजाद नहीं किए हैं। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो जी रहे हैं। आप देखिएगा, यूथ जो है ना, 99.9% यूथ सिर्फ अपने पिता के सपने, माँ के सपने, समाज के सपने पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, भले उस फील्ड में उसका रुचि रहे या ना रहे। तो हम कहते हैं गार्जियंस को, जो अब आप थोड़ा सा अपने बच्चों को आजादी दीजिए, उनका रुचि जिस चीज में है वो कुछ भी बेहतर ही सोच सकता है। आप उनको एकदम स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्किल्ड के लिए पढ़ाई करो, ज्ञान के लिए पढ़ाई करो। टारगेट सिर्फ होना चाहिए ज्ञान अर्जित करने का। जितना ज्ञान अर्जित होगा, आदमी उतना आगे बढ़ेगा। और जरूरी नहीं है जो ये ज्ञान अर्जित सिर्फ
आप आपके पास डिग्री होगा तभी आपको ज्ञानी कहलाएंगे, डिग्री नहीं भी होगा तो आप ज्ञानी कहला सकते हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम मन लगा के पढ़े होते तो मेरे बहुत सारा चीजें और आसान हो जाता। अभी जैसे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारा कुछ कुछ चीज समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा इजी हो जाता मेरे लिए। या जो अभी सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो उसको समझना आसान हो जाता। एक ही चीज को 4 बार पढ़ के जब समझते हैं तो वो एक बार में समझ में आ जाता। तो हम्म। इजी हो जाता है लाइफ। हम हमेशा कहते, वो एक फिल्म का डायलॉग था, जो फिल्म 3 वजहों से चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। हम कहते हैं फाउंडर्स 3 वजहों से जिंदा रहता है, पागलपंती, पागलपंती और पागलपंती। उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। जब तक 4 लोग ये ना बोले जो इसको उठा के रांची के पागल खाना भेज दो, तब तक आप कुछ अलग हट के कर ही नहीं रहे हो। तो 4 लोगों का चर्चा तो होना चाहिए। यहाँ हर आदमी कलाम नहीं हो सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनका आलोचक नहीं है, और हमको लगता है एक भी नहीं होगा। तो हर आदमी वो चीज नहीं हो सकता है। आलोचक तो आपको आपका होगा, वही आलोचना ही आपको मोटिवेट करता है। वो कहते हैं ना, जो ये देख लग जाना, मतलब अंदर से जो वो फलनवा ठीक हमको ये क्या बोला बात। है। हाँ। हाँ, वो दिल पे आपको लगना चाहिए यार। जब तक दिल पे नहीं लगेगा तब तक आप एफर्ट लगाएंगे ही नहीं, तब तक आप घिसेंगे ही नहीं। आपको दिल पे लगना चाहिए, नहीं ये बोला है, नहीं होगा तो हम करके दिखाएंगे। ये एकदम सही बात है कि वो कभी कभी कोई चीज जो दिल पे लग जाती है ना, वही इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। जस्ट आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में फैमिली तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है जिसको आप देख के बोलते हैं कि एक होता है ना, हर एक इंसान का एक इंस्पिरेशन होता है, आदर्श होता है, कौन है आपकी लाइफ में? एक्चुअल में हम अपना इंस्पिरेशन अगर कहेंगे ना, तो हम अपने पिताजी को मानते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको हम देखे हैं, वो टायर का काट के चप्पल बनाना, उसमें अगर चप्पल उसका फीता टूट गया तो उसमें रस्सी लगाना, लेकिन वही पैसा से हम लोगों को किताब खरीद के ला के देना। तो वो सिखाते हैं जो हम बहुत कुछ सिखाए हैं, उनको देख के बहुत कुछ सीखे हैं हम। आज भी हम पटना में हैं, अब ठीक ठाक 2 रुपए कमा भी लेते हैं, अच्छे से लाइफ स्टाइल जी भी रहे हैं, लेकिन वो आज भी गांव में रहना पसंद करते हैं। 4 गाय नहीं रखेंगे तो उनको नींद नहीं होगा। सुबह उठना, गाय के लिए घास लाना, फिर उसको काटना, फिर उसके लिए तैयार करना, और रात तक सिर्फ अपने काम में मशगूल रहना। उनको किसी से मतलब नहीं होता है वहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। 4 लोगों के पास जाके बैठना, बात करना, ये सब उनके अंदर है ही नहीं, आज भी नहीं। गाड़ी भी चलाते थे तो वो सिर्फ अपने काम से कहीं नहीं जाते थे, अपना गाड़ी पे गए, काम करके फिर रात में वापस आए, खाना खाए, फिर सो गए। आज भी वो यही कर रहे हैं। जबकि घर पे सारा व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग कर दिए हैं। वो हम्म। अगर नहीं काम करेंगे ना तो भी अब उनको तकलीफ नहीं है किसी तरह का, लेकिन आज भी वो काम करते हैं। तो ये सीख सीख मिलता है, जो काम आदमी को तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपके अंदर एनर्जी बचा हुआ है। दूसरा चीज, और लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा हीरो तो पापा ही होता है, उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं। वही एक ऐसा इंसान है जो आपके अंदर लाख बुराइयां होगी ना तो वो खड़ा होके बोलेगा, नहीं मेरा बेटा एकदम हीरा है। हीरा है। हाँ, आप सही। बस आपको वही चीज चाहिए। जैसे आप बता रहे कि बहुत स्ट्रगल और एक बहुत लोअर मिडिल क्लास से आपने अपनी जिंदगी चालू करी, और जब आप यहाँ तक पहुंचे तो अब आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं या आपकी वाइफ क्या बोलती है? कैसा कैसा रिएक्शन रहता है जब चीजें बदली धीरे धीरे? कोई रातों रात नहीं बदली होंगी, पर जो भी बदला, कैसा है आज की डेट में, क्या रिएक्शन होता है कुछ? या रिलेटिव, सबसे बड़ी बात रिलेटिव, अब तो बहुत सारे रिलेटिव बन गए होंगे सक्सेस के बाद। सबसे पहले तो हमारे पास अब समय ही नहीं है जो हम कनेक्ट रहें लोगों के साथ। वो मेरी मजबूरी भी है, और आप इसको जो कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, एरोगेंस कह लीजिए। क्योंकि जब मैं खड़ा हो गया हूं, तब अगर कोई मेरे साथ जुड़ रहा है तो वो सिर्फ इमोशनली नहीं उसको हम मानते, वो ठीक है, एक हाँ अब मेरी हैसियत हो गई है जो उनके साथ खड़ा हो सकता है ना। हम्म। लेकिन अब इस हैसियत को बचा के रखना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है ना। तो उसको बचा के रखने के लिए मेरा एक एक मिनट मेरे कंपनी के लिए होना चाहिए। हमारे पास अगर 5 मिनट का भी समय है तो हम फालतू की चीजों पे चर्चा नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज पे करते हैं। तो रिलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है मेरा। जो भी क्लोज रिलेशन है, 2 4 10 फैमिली हैं, उनके साथ होता है 6 महीना 8 महीना पे, साल भर में कभी एक आध बार गप भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाता है। और जाते हैं तो समय मिलता है तो कभी मिल भी लेते हैं। माँ बाबूजी का आज भी ये नहीं बदला है। वो होता है ना एक एटीट्यूड गांव घर में जो लोग वही।
अगर बच्चा पॉपुलर हो गया, 2 रुपए कमाने लगा, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तो उनका ना लिविंग स्टैंडर्ड बदला है, ना एटीट्यूड बदला है। और रहा बात वाइफ बच्चों का, तो हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, उसको कहते हैं हम आज कभी फोर्स नहीं करते हैं तुमको यहाँ पढ़ने जाना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। हम अपनी वाइफ को बोलते हैं उसको सिर्फ ज्ञान अर्जित करने दो, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, कितना वो अच्छा क्या बोलते हैं उसको, लर्नर हो सकता है वो। उसको उन सब चीजों के लिए तुम बनाओ, ये उसको फोकस मत करो तुमको यहाँ ट्यूशन जाना है, वहाँ ट्यूशन जाना है। उनको जिस जिस जो चीज में, सोसाइटी प्रेशर होता है। हाँ, और महीने में एक बार हम अगर उसके साथ कभी भी बाहर निकले, तो हम उसको उन सब जगहों की तरफ जरूर घुमाते हैं जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ी में, सड़क किनारे घर बना के, ताकि उनको ये फील होता रहे जो इंसान है हम। अगर हमारे पास अधिक है तो वो हम लोगों में थोड़ा सा बांटे, और ये नहीं करे मन में जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी जी रहा है। तो मतलब ये अंदर से अभिमान नहीं आए जो हाँ हम कार से बैठ के जा रहे हैं, हमारे पापा पॉपुलर हैं, बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा हम्बल रहने के लिए हम करते हैं। और वाइफ भी भगवान के दया कहिए या अपना कर्म कहिए, वो बहुत ही हमसे भी लोअर क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो उनकी उन बहुत बड़ा उसका भी सपना नहीं था जो हमको ये मिले वो मिले। उसके सपना से कई गुना, वो कहती हैं कभी कभार, जो हम कभी सोचे ही नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा मिला है, तो अब हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब आपके परिवार का अपेक्षाएं आपसे खत्म हो जाती है ना, और तब आपको और काम करने में मन लगता है। तब पता है जब आप फेल भी होंगे तो आपको कोई कहने वाला नहीं है, घर सही। वाले भी नहीं टोकेंगे, उसको लगेगा कि नहीं अब इतना कर दिया, अब नहीं भी होगा तो चलेगा। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स कनेक्ट भी हैं, जो जैसे छोटा भाई भी हमारे साथ ही रहता है, वो भी ऑपरेशनल पार्ट पे काम करता है। हमारा जो को फाउंडर है वो भी मेरा फुफेरा भाई भी है। और सारू भी है। तो अगर मतलब एक होता है ना, अगर आम भाषा में कहे तो भाई के बीच में झगड़ा हो सकता है, सारू के बीच में नहीं होता है। तो उस मामले में भी हम हाँ। लकी हैं। तो वो सब चीज तो मतलब इस मामले में हम लकी हैं, जो हमारे जो अपने लोग हैं, जो बहुत करीब हैं, उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरा एक बार निर्णय अगर बिजनेस में कुछ हो गया तो फिर इफ वर्ड नहीं होता है, तब आपको काम करने में अच्छा लगता और अपनों पे आप भरोसा भी कर सकते हैं, मतलब सब है। जब एक लाइन पे हैं तो आपको पता भी है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब चीज तभी होता है जब आप बहुत जीरो से स्टार्ट करे हो अपनी जर्नी, जब बहुत सारे क्या बोलते हैं स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारे टाइप के लोग देखे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कुछ मैथिली में कुछ मैसेज देना है बिहार वालों के लिए, कि जो कि सुन के हर कोई बोले हाँ सही बात है, कोई भी मैसेज। मैथिली हमर सबके तऽ संस्कार छियै, भाषा छियै। हम सब हमेशा देखलिए जे मैथिल आ मिथिला के लोग अलग अलग जगह पर बहुत पैघ पैघ पोजीशन पर जाकर बैसल छै। मिथिला एक समय में इकोनॉमिकल बहुत डेवलप रहे। आब फेर से वो डेवलपमेंट लावे के लेल सबसे पहले मैथिल के डायस्पोरा जे छै बाहर में बैसल छै, जे 10 लाख 20 लाख डॉलर में पैसा कमाबै छै, हुनका सबसे बस एतबेटा आग्रह करबै जे अहाँ सब कनिए कनी कंट्रीब्यूट आप मिथिला के नाम पर करियो, मैथिली के नाम पर करियो। मिथिला में बहुत सारा एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे पनैप रहल छै, ओहि एंटरप्रेन्योर के सपोर्ट करियो। ई सोचि के जे हमर $5,000 बर्बाद भए जायत, 10,000 बर्बाद भए जायत, छः 6 7 10 आदमी मिलकर एक आदमी के खड़ा करियो, 100 आदमी खड़ा हेतै, ओहिमे भए सकै छै 80 आदमी नीक नहि करतै, ओ फेल भए जेतै, लेकिन 20 आदमी जे करतै ओ बहुत पैघ नंबर्स आनि सकैए मिथिलाके डेवलप करैके लेल। हमर मानब यऽ जे ई सिर्फ आंदोलनसँ पॉसिबल नहि छै, एक एक आदमीके अपन बेस्ट देबऽ पड़तै। जे फाइनेंशियल मजबूत छै तो फाइनेंशियल मदद करतै, जे एक्सपीरियंस वाला लोग छै वो एक्सपीरियंस से मदद करता, जे टेक्निकली लोग छै वो टेक्नोलॉजी से मदद करता। तो सब आदमी कनी मनी कंट्रीब्यूट कए कऽ मिथिला के बहुत विकसित बनायल जा सकैए। तऽ हम एतबेटा अनुरोध करब मैथिल सबसँ जे आब कनिएटा आँखि, अहाँ अपन तेसर आँखि जेना भोला बाबा खोलै छथिन ने, तेना अहाँ सब खोलियौ मिथिला के लेल आ मैथिली के लेल। एकदम नीक बात अहाँ जे बाजले एकदम 100% सच बात है, और सबके करे के चाहिए। आई थिंक ई काफी मोटिवेशन हेतै कि केना एक मिथिला से लोग सब आगा बढ़ रहल छै। ते छै। मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है, जब अभी आप मैसेज दे रहे थे, आप भगवान पे भरोसा रखते हैं? हमारा मानना है ईश्वर है, उनमें मेरी बहुत आस्था है।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है काम। क्योंकि मैं अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल देखा हूँ, जो आदमी अपने माँ बाबूजी को प्यार नहीं दे पाते हैं या उनका सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी सुबह उठ के अगर वो मंदिर में जाके आधा घंटा पूजा करें, तो ऐसे पूजा का कोई जरूरत नहीं है। कर्म से बड़ा कोई भी पूजा नहीं हो सकता। ईश्वर में मेरी आस्था है, हम उनको मानते हैं, लेकिन ईश्वर इतना कमजोर नहीं है जो उनको मेरी पूजा की जरूरत पड़े, मेरे उपवास की जरूरत पड़े। ये मेरा अपना मानना। मेरी वाइफ सप्ताह में 4 दिन 3 दिन व्रत करती है, तो उनका अपना ये ओपिनियन है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं सिर्फ सुबह शाम उठ के भगवान को प्रणाम करूंगा, सुबह सुबह भगवान का नाम लूंगा, शाम में सोते वक्त भगवान का नाम लूंगा, और कर्म ऐसा करूंगा जो मेरे किसी एक्टिविटी से किसी और को आपत्ति ना हो, तकलीफ ना हो, और उसका अनहित ना हो मेरे किसी एक्टिविटी से। ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और कर्म से बड़ा हम मानते हैं कुछ भी नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मतलब ये पूजा आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है। भगवान है नहीं तो इतना बड़ा संसार कैसे चल रहा है। बहुत सारा चीजें ऐसा है जिसको साइंस अभी तक नहीं झुठला पाया है। भगवान ये कहते हैं, बेटा तुम अच्छा कर्म करो, वही तुम्हें फल देगा। सही बात है। कर्म का कोई काट नहीं है, कर्म तो आज करना ही पड़ेगा। अब आप अच्छा करेंगे तो वो भी मिलेगा, खराब करेंगे तो वो भी मिलेगा, तो भी चाहे मिलेगा, कितना भी बिल्कुल पूजा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।